नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का करने जा रहे हैं। शेप एंड साइज, भारत का आकार और स्थिति। आपको पता होगा, आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। आज हम ब्रीफ क्विक रिवीजन के तौर पर काम कर रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर भी चैप्टर में वास्तव में है क्या। हमारे इंडिया का शेप कैसा है, साइज कैसा है, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में इसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। इस आधार पर हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि वास्तव में हमारे भारत का लेंथ, साइज और लोकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो भारत है कुछ इस डिजाइन का है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे इंडिया की जो शुरुआत होती है। अगर मैं वर्ल्ड मैप पे लेता हूं, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में आप आते हो, अगर हम वर्ल्ड के मैप में आते हैं तो हमारे इंडिया का कोई पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। वास्तव में अगर ये शुरू जो होता है तो आपने देखा होगा ग्लोब। इस ग्लोब पर आपको दो, तो हमारा भारत जो है इस पोजीशन पे, यहाँ पे, और कहीं से शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ कहीं खत्म होगा, यहाँ भी कहीं शुरू होगा और यहाँ कहीं जाके खत्म होगा। तो वास्तव में शुरू कहाँ से होता है, तो आपको मैं इस स्लाइड के ऊपर में दिखाना चाहूंगा। अब देखो, यहाँ जैसे मैं आता हूं, अंडमान निकोबार को लेकर के चलता हूं। अंडमान निकोबार सहित लेते हैं तो अंडमान निकोबार सहित भारत का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कितने डिग्री से है, 6 डिग्री 4 मिनट से। और यहां पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री और 6 मिनट। ये कौन सा है, ये अपना पड़ेगा उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। सेम ऐसे ही अगर हम यहां से बात करते हैं तो इसका पोजीशन पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां पर जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 97 डिग्री 7 मिनट। सेम देखो आप, ये आपको दिख रहा है ग्लोब। अगर मैं इसके एग्जैक्ट पोजीशन की बात करता हूं तो ये पोजीशन कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो भारत आपको उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगा। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको दिख रहा होगा नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। सेम ऐसे ही अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो इसका जो लेंथ आपको दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, सॉरी, अगर हम उत्तर से दक्षिण आते हैं तो उसका एग्जैक्ट जो लेंथ है 3214 किलोमीटर। अब पश्चिम से पूर्व आप जाते हो तो 2933 किलोमीटर। और दूसरा क्या देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। और इस आधार पर हम भारत का क्या करेंगे, एरिया निकाल पाएंगे। इससे हमें पता चलेगा लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हम भारत के अपने टोटल क्षेत्रफल कितना है वो जान पाएंगे। दूसरा एक और बात हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। तो आपने देखा कि वर्ल्ड के मैप पर हमारी हिस्सेदारी कहां पर बनेगी, उत्तर और पूर्वी डायरेक्शन के अंदर में, जो कहां से शुरू होगा, अंडमान निकोबार सहित सम्मिलित करते हुए 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट के ऊपर में एग्जैक्ट पोजीशन पे हम देखेंगे कहां पर, पूर्वी गोलार्ध के अंदर में। तो भारत वास्तव में उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में हमें दिखाई देगा। कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ये हमारे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत शुरू कहां होगा, शुरू कहां पे होगा। देखो, ये रहा अपना इंडिया,
यही पोजीशन है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया इसके एग्जैक्ट पोजीशन की, इसके लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हमने क्या काम किया, इसका एरिया हमने कितना देखा, 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर। ये एग्जैक्ट पोजीशन है। ये आपको दिखाई दे रहा, ये जो ब्लू ब्लू है वाटर, और ये हमारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में है, जो ये पोजीशन है। और इस एरिया की बात करेंगे, अगर मैं इसको 100% मान लूं, तो हमारा इंडिया का कितना है इसमें, केवल और केवल कितना, 2.4%। हमारी हिस्सेदारी कितनी है इसमें, 2.4% है। एक और चीज हमें देखना है, वही है भारत का विस्तार, जो मैं आपको पीछे समझा करके आया हूं। देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू हो रहा, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार से है, और ये जो है ये अपनी तमिलनाडु की बाउंड्री से है। ये दिखाई दे रहा पॉइंट आपको कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये रहा 8 डिग्री, ये देखो, और ये लो। दूसरा बात करेंगे इसका देशांतरीय विस्तार कहां से, देशांतरीय विस्तार यहां से शुरू होगा ये पॉइंट, और यहां क्या होगा, आकर के समाप्त होगा। इसका देशांतरीय विस्तार यहां शुरू होकर के वहां समाप्त होगा। तो कहां पर शुरू हो रहा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। दूसरा, यहां पर आप लोगों को पता होगा, देखा होगा, हम क्योंकि रिवीजन पे चल रहे हैं तो देखते हैं, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं वास्तव में, ये देखो आपको दिखाई देगा इधर अरेबियन सी, यहां आपको दिखाई देगा इंडियन ओशन, और यहां पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो अरेबियन सी के अंदर में हमारा लक्षद्वीप है, ये इसको द्वीप बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल के अंदर में आप लोगों का अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार दो पार्ट के अंदर में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो जो ये पानी को टच करता हुआ है, ये अगर मैं अंडमान निकोबार के को इसके अंदर में इंक्लूड कर लेता हूं, तो यहां से लेकर के ये वाला पॉइंट पूरा, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। सॉरी, ये जो है ये हमारी बाउंड्री की लंबाई है, ऊपर वाला ये हमारे कितना है, 75, कितना है, 7,516.6 किलोमीटर, ये वाली लंबाई। और एक बात आपको पता है, ये पोजीशन आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप कहाँ है, इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी के अंदर में। यहीं पर हमारा एक पड़ोसी देश हमें दिखाई दे रहा होगा, श्रीलंका। श्रीलंका का पोजीशन क्या है, वो देखो आपको इंडियन ओशन के अंदर में दिखाई दे रहा है, इधर तमिलनाडु को टच करता हुआ। दूसरा, इधर अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम ये देखेंगे, ये यहां से लेकर के ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये नेपाल है, नेपाल को छोड़ो इधर, ये वाला जो पानी को टच नहीं कर रहा है, ये पॉइंट यहां तक, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ये मिस टाइप है, ये वास्तव में इसका एग्जैक्ट पोजीशन है। तो हमारे भारत का यहां से उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, इसके अलावा इसके कोस्टल बाउंड्री की लंबाई और लैंड बाउंड्री की लंबाई हमसे एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, जो आपके सामने है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व का जो लेंथ है वो कितना है, 2933 किलो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। जो एरिया मैं आपको बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में अगर जाके बात करूंगा तो ये हमारी हिस्सेदारी कितनी है, 2.4%। इसके अलावा हमारे नेबर कंट्री है यहाँ पे भारत के, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, एक हमारे नेबर कंट्री। दूसरा यहाँ पर नेपाल आपको दिखाई दे रहा है, भूटान, बांग्लादेश,
इसके अलावा आपको ये श्रीलंका दिख रहा है। तो ये हमारी कुछ नेबर कंट्रियां हैं। नेबर कंट्री हमारी कितनी है, अगर इस यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 2 यहाँ पर नीचे समुद्र के अंदर में, तो 7 और 2 हमारी नेबर कंट्री। हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर में, एक चैप्टर को डिस्कस किया गया जिसका नाम है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस चैप्टर में पॉपुलेशन क्या है, क्यों बताया गया है, कारण क्या है जानने का। तो वास्तव में आपको पता होगा हमारे देश के अंदर में लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा। तो यहाँ की शासन व्यवस्था के साथ साथ बेहतर नीति निर्माण के लिए उन लोगों ने पहली बार सेंसस करवाया, और सेंसस के आधार पर ही, अगर हमें सेंसस पता होगा, अपने देश का नंबर पता होगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक दे रखा है पॉपुलेशन, वो देखते हैं वास्तव में है क्या। तो हमारे इंडिया के अंदर में हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जो सेंसस करवाया गया था, कब करवाया गया था, 1970। फर्स्ट टाइम सेंसस कब करा जा रहा, 1972 में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो, फर्स्ट टाइम 1872। उसके बाद 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम में फर्स्ट टाइम सेंसस करवाया गया था। और उसके बाद से ही हर 10 साल पर, हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। तो देखते हैं 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम से हर साल सेंसस करवाई जाती है। सेंसस के पीछे का कारण मैं आपको बताया। देखते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है। तो 2011 के डाटा के अनुसार भारत का जो 2011 के अनुसार जो भारत का टोटल पॉपुलेशन है 121.08 करोड़ है। कितने साल में जनसंख्या, 10 साल में। अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का भारत की कुल जनसंख्या है कितनी, अगर मैं बोलूं दुनिया के अंदर में 100% लोग रहते हैं, 100% है, तो इस 100% में से 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और एक बात और बता देता हूं यहां पे, इससे आपको याद रहेगा कि जितना ये पॉपुलेशन है, लगभग इतना ही पॉपुलेशन हर 10 साल पर 7.8% हर 10 साल के बाद में ये जनसंख्या के अंदर में क्या होती है, प्लस हो रही है। तो 2011 के बाद 2021 के अंदर में क्या होना था, जनगणना होनी था, लेकिन आपको पता होगा कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। ये 2 चरणों में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो भी हमारे पास आधिकारिक तौर पर डाटा है नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ की जो अभी वर्तमान जनसंख्या है, कुछ डाटा है, कुछ एजेंसियों ने सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर यह बताया गया है कि 140 करोड़ से प्लस है, ऐसा अनुमानित है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी जनगणना हुआ नहीं है। दूसरा, हर 10 साल पर जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पे कितना, 7.5 नहीं, ये 70.8% है। आप ये गलत है। दूसरा, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, दुनिया के अंदर में अगर 100% पॉपुलेशन है, तो उसमें से पहले नंबर पे 2011 के अकॉर्डिंग, बच्चों मैं बात कर रहा हूं, चाइना पहले नंबर पे था और हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन चाइना ने अपने यहाँ पे कुछ नॉर्म्स, कुछ कानून वगैरह बनाया पॉपुलेशन को लेकर के, जो उसके यहाँ पे समस्या हो रही थी।
तो उन लोगों ने अपने यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना लिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसा अनुमानित है कि भारत की जनसंख्या चाइना को पीछे छोड़ करके आज 140 करोड़ के प्लस है। आधिकारिक डाटा आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको अगर एग्जाम के अंदर में पूछता है तो हम अभी दूसरे नंबर पर बोलेंगे कि हम जनसंख्या के मामले में हमारी स्थिति क्या है, तो दुनिया में हम सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। जो 2011 के अंदर में सेंसेक्स हुआ, उस सेंसेक्स के आधार पर टोटल पॉपुलेशन का इस 100% का 31.2% जनसंख्या कहां पर रहती है, शहर में, और दूसरा 68.8% जनसंख्या कहां निवास करती है, गांव के अंदर में निवास करती है। तो ये कुछ डाटा है जो फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है कि 2011 के अंदर में जनगणना नहीं हुआ। कारण क्या था? 2021 के अंदर में कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। हुआ नहीं है, लेकिन प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, करने की क्या थी, तो इसका एक थीम रखा गया था, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो 2011 का थीम क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये 16वें नंबर की जनगणना होती, कब? 1872 से 2021 के अंदर में जो ये सेंसेक्स होना था, इसका नंबर कितना होगा? 16वां होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये स्वतंत्र भारत का 8वीं थी। स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की? 8वीं। दूसरा, जो हमारे जनगणना आयुक्त है उनका नाम है विवेक जोशी। इनके इससे पहले जो थे उनका नाम था शैलेश, अभी जो है उनका नाम है विवेक जोशी। देश में प्रथम बार ये डिजिटल जनगणना होना था, और कितनी भाषाओं के अंदर में होनी थी? ये 16 लैंग्वेज में पहली बार डिजिटल होता और 16 भाषाओं के अंदर में होता। इसका उद्देश्य क्या था? इस सेंसस के माध्यम से गवर्नमेंट ये जानना चाह रही थी, गवर्नमेंट के लोग क्या करते, हमारे पास आते और वो हमसे 31 प्रश्न पूछते, और उस 31 प्रश्न के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर देश के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाता। क्या करना था? आर्थिक और सामाजिक डाटा इकट्ठा करके इस आधार पर अब गवर्नमेंट अपना क्या करती, एक इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ती, प्लानिंग करती। लेकिन हुआ क्या? 2021 के अंदर में कोविड के कारण ये सेंसस नहीं हो पाया, जिसके कारण हम 2011 के डाटा के ऊपर में अभी निर्भर हैं। तो आपकी किताब के अंदर में भी 2011 का ही डाटा हुआ है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट था, मैंने सोचा बच्चों को भी जोड़ देता। इसके अलावा जनसंख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी आप देख लो। ये भारत अपना दिखाई दे रहा है, अगर बात करेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो कारण क्या है? एक दिखाई दे रहा है हमें उत्तर प्रदेश। कौन सा दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश। आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, ये यहाँ की जनसंख्या सब। लेकिन एरिया के अंदर में बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और सबसे छोटा बात करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा गोवा। एरिया में सबसे बड़ा ये है, और एरिया में सबसे छोटा। देखते हैं और क्या है इसके अंदर में। तो अगर हम बात करेंगे टोटल जनसंख्या यहाँ पर, तो 31.2% जनसंख्या आपको शहरों के अंदर में दिखाई देगी। 68% जनसंख्या गांव के अंदर में निवास करती है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, और सबसे ज्यादा एससी 31.9। कौन? एससी का अर्थ होता है शेड्यूल कास्ट। तो सबसे ज्यादा कहां पे? पंजाब में। दूसरा, एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब। तो ये सबसे ज्यादा एमपी में है। कितने हैं एमपी के अंदर में? टोटल जनसंख्या का 14.7% जो वहां की पॉपुलेशन है वो क्या है? एसटी है।
अगर भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 640 डिस्ट्रिक्ट है। गांव की संख्या की बात करेंगे तो 64,930 गांव है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 74.04%। कितनी है, 74.04%। यहाँ के लिंग अनुपात की बात करेंगे तो वास्तव में लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंग अनुपात बोला जाता है। तो भारत के अंदर में कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसका लिंग अनुपात तो बहुत ज्यादा है, लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा कम। ये हमारे देश की विडंबना है, जो वास्तविकता है। देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले जब बात करते हैं तो 100% में से मैं बोलूं भारत के अंदर में 1000 लड़के हैं, तो 1000 लड़कों पर 943 गर्ल्स हैं। बच्चों अभी आप राज्यों की स्थिति को देखोगे ना तो आप बहुत चौंक जाओगे। स्थिति इससे बहुत भयावह है, बहुत दयनीय है। इसके ऊपर में हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या कारण है कि लड़कों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कियों को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा। आज जैसे आज 21st सेंचुरी के अंदर में हमारे देश की ये स्थिति है। तो 1000 पे 943 लड़कियां हैं। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तुम्हारे एग्जाम के अंदर में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। अगर हम बात करें, क्या बात कर रहा हूं मैं राज्य की बात कर रहा हूं, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वही अगर सबसे ज्यादा यूटी के अंदर में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां देखने को मिलेगा, दिल्ली में, फिर उसके बाद में पुदुचेरी के अंदर में, और उसके बाद कहां पर दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़। कहां पर, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ के अंदर में। क्या, मैं यूटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार देखने को। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, यहां पर जनसंख्या क्या है, कम है, तो सिक्किम, मिजोरम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने यूटी की बात की है। यहां पर न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये अधिक जनसंख्या वाले की मैंने बात किया है। अब ये जो दो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, जहां पर जनसंख्या क्या चीज है, कम है। लक्षद्वीप, इसके अलावा हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप, इसके अलावा सबसे ज्यादा कुछ चीजें और हमें देखना है हमारी जनसंख्या से ही रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या ऐसा भारत का कौन सा राज्य है, ये देखो, ये यहाँ की स्थिति, मेघालय। हर 10 साल में 10 वर्ष बाद जनसंख्या के अंदर में कितना वृद्धि हो रहा है, 27.95%। ये सोचने की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, हमें दिखाई दे रहा मेघालय 27.28% है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जाते हैं, कौन सा, नागालैंड, छोटा सा है, जनसंख्या बहुत थोड़ी सी यहाँ की है। यहां पर माइनस में रहा है जनसंख्या पिछले 10 सालों के अंदर में, माइनस कितना, 0.6%। यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ जनसंख्या तेजी से इंक्रीज हुई है। हर 10 वर्ष के बाद यहाँ पर जनसंख्या क्या देख रहे हैं, पीछे के डाटा के अकॉर्डिंग 28% जनसंख्या यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इसके अलावा सार्वजनिक जनसंख्या डेंसिटी, घनत्व तो क्या होता है, मान लो ये कोई एरिया है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इसमें कितने लोग निवास करते हैं उसको बोला जाता है डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कौन सा, बिहार, तो पर वर्ग किलोमीटर पर 1106 लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, कितना है, पर वर्ग किलोमीटर पे 1028 लोग निवास कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, केरल आता है, 860।
अगर मैं यूटी के अंदर में बात करता हूं तो ये दिल्ली छोटा सा शहर एक है, एक राज्य दिल्ली। इस राज्य के अंदर में स्थिति बहुत बुरा है। पर वर्ग किलोमीटर पर 11,320 लोग निवास करते हैं, सोच सकते हो आप। चंडीगढ़ 9258। आपने कभी सोचा है जनसंख्या बढ़ने और घटने का कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक उपयुक्त जलवायु, जीविका के साधन, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, संचार, कुछ ऐसी चीजें। अगर जहां पर ये चीजें होंगी वो वहां एक विकसित क्षेत्र के अंदर में अनडेवलप्ड क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की तरफ क्या करते हैं, लोग पलायन करते हैं। और खास करके मैं इन क्षेत्रों की बात करूं दिल्ली की, तो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान के पास में है। यहाँ पर जीविका का बेहतर विकल्प है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर में लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तो ये कारण है दिल्ली के अंदर में जनसंख्या वृद्धि का। तो 11,320 लोग क्या करते हैं, पर वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर में देख लो 9,258। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ की स्थिति देखो, न्यूनतम जनसंख्या, जहां पर जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। कौन सा है? एक अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग निवास कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा क्या कारण है कि वहां पर केवल 17% लोग निवास कर रहे हैं? दूसरा, मिजोरम के अंदर में इतना क्यों, 52 लोग पर वर्ग किलोमीटर पे। सिक्किम के अंदर में 86 लोग। तो खास करके हिल्स एरिया हो गया, जहां पर जीवन जीना आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। उन क्षेत्रों के अंदर में हम क्या देखेंगे, जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। जहां पर जीविका का बेहतर विकल्प होगा वहां जनसंख्या ज्यादा ओबियसली स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिंग अनुपात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है। लिंग अनुपात पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। तो भारत में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हमें दिखाई दे रहा है 1000 पर 1084 क्या है, यहां पर आपको दिखाई देगा केरल के अंदर में लड़कियों की संख्या है। वहीं दूसरी तरफ जाते हैं तो तमिलनाडु में 1000 पर 996 लड़कियां हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करेंगे, देख लो जरा यहां क्या स्थिति है, 1000 पर 879 हरियाणा की स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है। दूसरा वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति आपको यहां दिखाई दे रही है, 1000 पर 889 लड़कियां। क्या कारण है यहाँ पे ये जनसंख्या कम होने का? यहाँ पर लड़कियां, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं लड़कियां ज्यादा है, यहाँ लड़कियां कम क्यों हैं? आपको एक बात और पता होना चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर लोग एजुकेटेड हैं वहां की स्थिति आपके सामने है। जहां पर मैं अभी डाटा दिखाता हूं आपको, देखना वहां की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमारे देश का वास्तविकता है, इस पर सोचने की हमें आवश्यकता है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो देखो केरल, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाया था केरल का। दूसरा देखो मिजोरम के अंदर में एजुकेशन कितना दिखाई दे रहा है, लिटरेसी रेट 100 में से 91 लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, जहां पर एजुकेशन, जहां पर लिटरेसी रेट बेहतर होगी वहां पर समाज के अंदर में डाइवर्सिटी आपको दिखाई नहीं देगा ज्यादा। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर में लिटरेसी रेट कम होगा वहां पर बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा लोगों को, वहां समस्या है। बिहार में आप देख रहे हो 100 में से केवल 61% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर मैं इसके डाटा को इसको 100% मान करके मेल और फीमेल की बात करूंगा तो ये स्थिति कुछ और आ जाएगी निकल करके। अभी ये मैं 100% में से बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान में देखो ये। तो ये कुछ हमारे देश के 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे बात हुआ है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। 2021 के अंदर में सेंसेक्स होना था, सेंसेक्स हुआ नहीं है। तो ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग ही बात की जा रही है। हमारे चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक और दे रखा है, भारत के नेबर कंट्री। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक थर्ड है, नेबर कंट्री। आपको दिख रहा है यहाँ पे नेबर कंट्री क्या होते हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में अगर हम आते हैं
इन क्षेत्रों के अंदर में। केवल हमें पड़ोसी देश नहीं जानना है, इन पड़ोसी देशों के साथ कौन से राज्य टच करते हैं। आपके लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर में आप देखना, पिछले साल पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य टच करते, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर में क्या क्या, कैसे आपको एग्जाम के अंदर में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो एक आप देखोगे हमारे नेबर कंट्री के अंदर में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन सा, एक मैं छोटा सा याद करने का ट्रिक बताता हूं, उसके आधार पर क्या है हम जान पाएंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है और इनकी टोटल लेंथ क्या है। तो याद रखना क्या है, बचपन में MBA किया, देखो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बच्चों जो मैंने लिख रखा है ये सीक्वेंस में है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ में, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश टच करता है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चाइना करता है, ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना। बांग्लादेश ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो बांग्लादेश। चाइना आपको ये दिखाई दे रहा है, नेपाल से टच करता हुआ इधर। अभी बात करेंगे यहाँ पर कि किसको किसको टच करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी हमारी नेबर कंट्री है, आपसे पूछा जाएगा हमारे पड़ोसी देशों के साथ में भारतीय राज्य कौन से टच करते हैं, इनका टोटल लेंथ कितना है। पहले आता था ऐसे हमारे नेबर कंट्री कौन से हैं, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो चुका है पूरा का पूरा। तो पहला नंबर हम देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, यहां दिखा बांग्लादेश। देखो एक तो वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है यहां पे, दिखा। दूसरा वेस्ट बंगाल यहां से टच करेगा, इधर इधर आ जाओ। देखो अब दिखेगा आपको, पहले देखो बांग्लादेश को टच करते हुए भारतीय राज्य एक आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल, यहां से यहां तक देखो। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मेघालय, मेघालय के बाद में असम आपको दिखाई दे रहा है, असम के बाद में आपको त्रिपुरा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, त्रिपुरा के बाद आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है, मणिपुर के बाद में मिजोरम। तो कितने राज्य टच कर रहे हैं दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के साथ में, एक बंगाल, मेघालय, इसके अलावा असम, मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, त्रिपुरा। ये सारे के सारे राज्य क्या कर रहे हैं, भारत के साथ टच कर रहे हैं। पड़ोसी देश हमारे ये राज्य टच कर रहे हैं, पड़ोसी बांग्लादेश के साथ में हमारे ये राज्य टच कर रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में बांग्लादेश के बाद कौन सा आता, चाइना। चाइना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसके नीचे आपको नेपाल दिखाई दे रहा है। तो देखो जम्मू लद्दाख, अच्छा एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, अभी तक ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन यहां इसको बना दिया गया है यूटी लद्दाख, और यहां पर कर दिया जम्मू कश्मीर। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया क्या जम्मू कश्मीर चाइना को टच करता है, तो अब आंसर होगा हमारा नहीं टच करता है। कारण क्या है, क्योंकि इधर लद्दाख बना दिया गया, इधर आ गया जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख टच करता है ना कि जम्मू कश्मीर। दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पे उत्तराखंड, इधर आ जाओ एक दिखाई देगा सिक्किम, इसके बाद में इधर भूटान, भूटान के बाद में इधर देखो अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे राज्य क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा तीसरा हमारा कौन सा था, पाकिस्तान।
तीसरा आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, तो ये रहा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की बॉर्डर। आपको पता होगा पाकिस्तान बन कब रहा है, 1947 में। कब? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त को हर साल हम भारत के अंदर में विभिषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। बात ये नहीं है हमें पढ़ना है इसने किसको बाउंड्री टच करता है। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान को बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसको बोलते हैं सर रेडक्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं इसको? सर रेडक्लिफ रेखा। किसने बनाया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 1947 में ये बाउंड्री डिसाइड की थी सर रेडक्लिफ के द्वारा। इसी कारण भारत और पाकिस्तान को जो बाउंड्री अलग करती है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर पाकिस्तान बनेगा 14 अगस्त 1947। तो हमें देखते हैं कौन कौन सा टच कर रहा है। इधर देखो जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, उधर लद्दाख भी टच कर रहा है। देखो ये रहा, ये वाला एरिया। तो एक हमें दिखाई दे रहा है J&K, दूसरा हमें दिखाई देगा पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा? गुजरात। तो एक, ये दो, इसके बाद ये तीन, के बाद 4 और 5। तुम्हारे किताब के अंदर में आप देखोगे लद्दाख नहीं होगा, 4 ही लिखा होगा। तो याद रखना प्रेजेंट में पाकिस्तान के साथ में भारत के कितने स्टेट और यूटी टच करते हैं? तो 4 स्टेट, सॉरी 3 स्टेट है और 2 यूटी है, क्योंकि ये तो यूटी बन चुका है ना, और बाकी ये स्टेट है। अगर हम बात करेंगे कितने टच कर रहे हैं तो 5। अगर बात करेंगे कितने यूटी, कितने स्टेट टच कर रहे हैं, तो 3 स्टेट और 2 यूटी। तीसरा हमारे सामने कौन सा आ रहा? नेपाल। यहां आपको खूबसूरत सा नेपाल दिखेगा, ये जो तिब्बत के नीचे और बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और सिक्किम के बगल में, ये वाला एरिया। तो इसके नॉर्थ में तो हमें दिखाई देगा तिब्बत। वास्तव में ये बिल्कुल सेपरेट था, लेकिन चाइना इसके ऊपर में अपना अधिकार जमाता है। तो तिब्बत के नीचे और भारत से टच करता हुआ आपको खूबसूरत सा नेपाल दिखाई देगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद आपको कौन सा दिखाई देगा? सिक्किम। ये राज्य क्या कर रहे हैं? नेपाल के साथ टच कर रहे हैं। तो कितने? 4। इसके बाद में आपको दिखाई देगा म्यांमार। तो म्यांमार ये रहा, ठीक है। तो म्यांमार के साथ देख लो कौन कौन सा, ये सारा म्यांमार है, ये वाला। तो हमें दिखाई दे रहा है मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये क्षेत्र। तो वहां पे 3। भूटान, देखो ये रहा भूटान। सिक्किम, इधर कौन सा दिखाई दे रहा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपको असम दिखाई दे रहा है, और बंगाल। तो बंगाल ये पूरा है। ये तो 1 2 3, ये 3 राज्य भूटान के साथ में। उसके बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपको यहां दिखेगा। अफगानिस्तान आपको यहां दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। तो अफगानिस्तान के साथ में भारत केवल 107 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा लद्दाख के साथ। इससे पहले जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा था, जब इसका नाम जम्मू कश्मीर था, लेकिन उसको लद्दाख बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के साथ में क्या है? अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख बाउंड्री शेयर नहीं करता है। किसके साथ शेयर करता है? लद्दाख के साथ शेयर करता है। तो ये हमारे नेबर कंट्री थे, जो मैंने आपको बताया। बचपन में एमबीए किया, ये सीक्वेंस में है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद में चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेबर कंट्री में केवल ये नहीं है, नेबर कंट्री में आपको एक दिखाई देगा यहां पर, देखो श्रीलंका, और इसके नीचे आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप। सॉरी, ये इंडिया का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक देखो अंडमान निकोबार, ये भारत का ही पार्ट है। अगर भारत के
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक 4। टॉपिक नंबर, टॉपिक क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है क्या? एक रेखा है, वास्तव में इस पृथ्वी के ऊपर में अपने अर्थ पर ये कुछ काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं, वास्तव में नहीं है। ये भारत का पोजीशन आपको यहां दिखाई देगा, तो लगभग 23.5 डिग्री, क्या समझ में आएगा? 23.5 डिग्री से जो लाइन यहां भारत से गुजरती है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये इसका आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा इसके उत्तर वाला और इसके साउथ में, नॉर्थ में। ये लाइन डिसाइड करता है ऊपर के क्लाइमेट और नीचे का क्लाइमेट। इसी के आधार पर हम बता पाते हैं कि यहां का सिचुएशन क्या है और यहां का सिचुएशन क्या है। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएगा वहां का मौसम ठीक ठाक होगा। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आएगा वो क्या होगा? गर्म होता चला जाएगा। तो भारत के अंदर से ये जो लाइन गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी एक वर्ड इस्तेमाल किया है, बराबर भागों में बांटती है, लगभग बराबर भागों में बांटती है, तो लगभग बराबर भागों में बांटती है। बात करेंगे कितने डिग्री से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से। दूसरा क्वेश्चन है, ये कर्क रेखा गुजरती तो है, लेकिन भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन यही है। या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, या एग्जामिनर पूछेगा किस राज्य से गुजरती है। एमसीक्यू के अंदर में क्वेश्चन होगा, 100% आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहला दिखाई दे रहा है आपको गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरते, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या इसके नंबर ऑफ स्टेट। तो ध्यान रखना इस बात का, आपको याद करना पड़ेगा ये, या फिर मैं कैसे याद कर रखा हूं एक बार देख लो, क्या पता आपको भी याद हो जाए। मैं तो ऐसे याद कर रखा हूं, मित्र, मित्र तो सबके होंगे, मित्र पर गमछा धार। देखो, म से मिजोरम, र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से झारखंड, र से राजस्थान और प से पश्चिम बंगाल। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 यहाँ पे दिख, मुझे तो ऐसे याद है। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो याद कर लेना, अच्छा है। टॉपिक नंबर आपकी किताब का 5th है, ये 5th है ना, जो भी नंबर है देख लेना आप। टॉपिक नंबर आई इंडियन ग्रीन इंटरनेशनल ग्रीन मेरिडियन टाइम। अब ये क्या है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो बताता हूँ सिंपल सा, दुनिया के टाइम जोन को अलग, दुनिया का टाइम जोन अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ये डिसीजन लिया। लंदन के अंदर में एक स्थान है, इसका लंदन में ग्रीनविच, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच
वहां से एक काल्पनिक रेखा डाली गई। तो ये डिसाइड किया गया वो लाइन जहां से गुजरेगी और उस लाइन के ऊपर में जितना समय हो रहा होगा वही क्या होगा, दुनिया का टाइम होगा। तो वही लाइन अपने भारत से भी होकर के गुजरी, ये लाइन है जिसको बोलते हैं भारत का मानक समय। तो वो भारत के किसी स्टेट से होकर के गुजरी होगी। तो कहां का माना जाए, तो इलाहाबाद के अंदर में एक स्थान है नैनी, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर में एक गांव का नाम है नैनी। जितना समय वहां होगा वही समय भारत। समझ में आ गया होगा आपको। इस समस्या से निपटने के लिए भारत को भी 2 टाइम जोनों के अंदर में बांटा गया है। देखो यहां सबसे पहले सूर्य इधर जापान के अंदर में दिखाई देता है, तो भारत के अंदर में भी क्या होगा, बढ़ते बढ़ते आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, आपको पता है ये हमारा 68 से शुरू होता है और 97 मैंने अप्रोक्स लिखा है 97। तो एक लाइन को पार करने में, अच्छा इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। एक को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 120। कितना हो गया 2 घंटा। तो इस समस्या से निपटने के लिए इलाहाबाद के नैनी के अंदर में जो टाइम डिसाइड किया गया वही अपने भारत का टाइम होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम जोन के अंदर में 2 घंटे का गैप है। तो एक लाइन को पार करने में कितना 4 मिनट, तो 30 लाइन को पार करने में 120 मिनट, यही कारण है। तो भारत के टाइम को कहां से डिसाइड किया गया है, इलाहाबाद के नैनी से। हम बात कर रहे थे टाइमलाइन की। ये देखो टाइमलाइन कहां से गुजर रहा है, यहाँ नेपाल, नेपाल के बाद आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, यहाँ आपको उड़ीसा दिखाई देगा। दूसरा ये टोटल भारत के साथ में जो बाउंड्री शेयर करे यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे में आपको बताया नहीं था, यहाँ देख लो। तो पाकिस्तान के साथ में कितना 3323 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। दूसरा यहाँ पर आ जाओ, नेपाल के साथ में भारत कितना बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखो 1758 किलोमीटर। इसके अलावा देखो इधर म्यांमार के साथ में कुछ है, ये खास करके आपको ये याद रखना, एक अफगानिस्तान के साथ में यहाँ 106 किलोमीटर है, कहीं आपको 106 किलोमीटर, कहीं आपको 107 किलोमीटर दिखाई देगा। तो इसके आसपास ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा हुआ, हम अफगानिस्तान भारत के साथ में कितनी बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो बांग्लादेश करता है। सबसे कम कौन करता है, तो अफगानिस्तान करता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे।